राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुबेर नाथ जी का जो निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। तो आज के इस वीडियो में हम ये निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास पढ़ने जा रहे हैं जो कुबेर नाथ राय द्वारा रचित है। तो चलिए इस निबंध को पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु की अंतिम नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी। हमारे जीवन में गधे पचीसी सावन मन भावन है, बड़ी मौज रहती है। परंतु 27वें के आते आते घनघोर भाद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं और तीसी के वर्षों में हम विद्युन्मय भाद्रपद के काम, क्रोध और मोह के तमिस्त्र सुख भोगते हैं। इसी काल में अपने अपने स्वभाव के अनुसार हमारी शिक्षा कृतार्थ होती है और फिर 40वें लगते लगते हम भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाते हैं और 2-4 वर्ष बाद अर्थात उत्तरा फाल्गुनी के अंतिम चरण में जरा और जीर्णता की आगमनी का समाचार काल तुरंग दूर से ही हिनहिना कर दे जाता है। वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 और 40 के बीच। फिर 40 से 45 तक उत्तरा फाल्गुनी का काल है। इसके अंदर पग निक्षेप करते ही शरीर की षट उर्मियों में थकावट आने लगती है। अस्थि जायते वर्धते ये 3 धीरे धीरे शांत होने लगती है, उनका वेग कम होने लगता है और इनके विपरीत 3 विपत्रिणमते अपक्षीयते विनश्यति प्रबलतर हो उठती है। उन्हें प्रदोष फल मिल जाता है। वे शरीर में बैठे रिपियों के साथ साठगांठ कर लेती है और फल होता है जरा के आगमन का अनुभव। 45 के बाद ही शीश पर काश फूटना शुरू हो जाता है। वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है। शुक और सारिका उदास हो जाते हैं। मयूर अपने श्रृंगार कलाप का त्याग कर देता है और मानस की उत्पल वर्णा मारकन्याएं चौवा चंदन और चित्रसारी त्याग कर प्रव्रज्या का बलकल वसन धारण कर लेती है। अतः बचपन भले निर्मल प्रसन्न हो, गधे पचीसी भले ही मधुनी हो, परंतु जीवन का वह भाग जिस पर हमारे जन्म लेने की सार्थकता निर्भर है 25 और 40 या ठेल ठाल कर 45 के बीच पड़ता है। इसके पूर्व हमारे जीवन की भूमिका या तैयारी का काल है और इसके बाद फलागम या निमिसिस की प्रतीक्षा है। जो हमारे हाथ में था, जिसे करने के लिए हम जन्मे थे, वह वस्तुतः घटित होता है 25 और 45 के बीच। इसके बाद तो मन और बुद्धि के वानप्रस्थ लेने का काल है। ध्येय भले ही 1 मधु 2 मधु असंख्य मधु 60 वर्ष तक भोगती चले। इस 25-45 की अवधि में भी असल हीर चलती रचती है। तीसोत्री के वर्षों का स्वभाव शाण पर चढ़ी तलवार की तरह है। वर्ष प्रतिवर्ष उन पर नई धार नया तेज चढ़ता जाता है। 40वें वर्ष तक मुझे क्रोध आता है उन लोगों पर जो विधाता ब्रह्मा को बूढ़ा कहते हैं और चित्र में तथा प्रतिमा में उन्हें वयोवृद्ध रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैंने दक्षिण भारत के एक मंदिर में एक बार ब्रह्मा की एक अत्यंत सुंदर तीसोत्तर युवा मूर्ति को देखा था। देखकर ही मैं कलाकार की औचित्य मीमांसा पर मुग्ध हो गया। जो सर्जक है, जो सृष्टि करता है, वह निश्चय ही चिरयुवा होगा। प्राचीन या बहुकालीन का अर्थ जर्जर या बूढ़ा नहीं होता। जो सर्जक है, पिता है, प्रॉफिट है, नई लीग का जनक है, प्रजाता है। वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना हो, परंतु वे दांत शराब बाल शराब गलितम पलितम मुंडम कैसे हो सकता है।
उसे तो अनुभवी पुंगव तीसोत्तर युवा के रूप में ही स्वीकारना होगा। जवानी एक चमाचम धार खड्ग है, उस पर चढ़कर असी धाराव्रत या वीराचार करने वाली प्रतिभा ही पावक दग्ध होठों से देवताओं की भाषा भूल पाती है। युवा अंग के पोर पोर में फास्फोरस जलता है और युवा मन में उस फास्फोरस का रूपांतर हजार हजार सूर्यों के सम्मिलित पावक में हो जाता है। मेरी समझ में सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव नायक की, सेनापति की, शूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेतकेश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। अतः प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के पट्टे सुंदर युवा के सुंदर रूप में ही कल्पित करना समीचीन है। वास्तव में 30वां वर्ष जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह को उपस्थित करता है। उस प्रश्न चिन्ह को पूरा उसका समाधान मूल्य हमें चुकाना ही पड़ता है। किसी भी पुरुष या नारी की कीर्ति गरिमा इसी प्रश्न चिन्ह की गुरुता और लघुता पर निर्भर करती है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर अमृत के लिए महाभिनिष्क्रमण किया। यीशु क्राइस्ट ने 30 वर्ष की अवस्था में अपना प्रथम संदेश सरमन ऑन द माउंट गिरी शिखर प्रजनन दिया था और 33वें वर्ष में उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया गया। उनका समूचा उपदेश काल 33 वर्ष से भी कम रहा। वाल्मीकि के अनुसार रामचंद्र को भी 30 के आसपास ही वास्तव में 27 वर्ष की वयस में वनवास हुआ था। उस समय सीता की आयु 18 वर्ष की थी और वनवास के 13वें वर्ष में अर्थात सीता के 30वां पार करते करते ही सीता हरण की ट्रेजेडी घटित हुई थी। अतः 30वां वर्ष सदैव वरण के महामुहूर्त के रूप में आता है और संपूर्ण दशक उस वरण और तेज के दहा से अवश्य रहता है। तीसोत्तर दशक जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। यह काल गधा पचीसी के विपरीत एक क्षुरधार काल है, जिस पर चढ़कर पुरुष या नारी अपने को आविष्कृत करते हैं, अपने मर्म और धर्म के प्रति अपने को सत्य करते हैं तथा अपनी अस्तित्वगत महिमा उद्घाटित करते हैं, अथवा कम से कम ऐसा करने का अवसर तो अवश्य पाते हैं। 40 लगने के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है, पर इसमें ही जीवन की प्रतिकूल और अनुकूल उर्मियाँ परस्पर के संतुलित को खोना प्रारंभ कर देती हैं और प्राण शक्ति अवरोहण की ओर उन्मुख हो जाती है। इसके बाद अनुकूल उर्मियाँ स्पष्टतः थक हर होने लगती हैं और प्रतिकूल उर्मियाँ प्रबल होकर देह की गांठ में बैठे रिपुओं से मेल कर बैठती हैं। मन हारने लगता है, सृष्टि अनाकर्षक और रति प्रतिकूल लगने लगती है, बुद्धि का तेज घट जाता है और वह स्वीकारपंथी कन्फर्मिस्ट होने लगती है एवं आत्मा की दाहक तेजीमयी शक्ति पर विकार का धूम्र छाने लगता है। मैं तो यहाँ पर 45 वर्षों की बात कर रहा हूँ, परंतु मुझे स्मरण आती है दोस्ती बहस की, जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दे दिया था। मैं 40 वर्ष जी चुका। 40 वर्ष ही तो असली जीवन काल है। तुम जानते हो कि 40वां माने चरम बुढ़ापा। दरअसल 40 से ज़्यादा जीना असभ्यता, अश्लीलता है, अनैतिकता है। भला 40 से आगे कौन जीता है? मूर्ख लोग और व्यर्थ लोग। नोट्स फार्म अंडरग्राउंड से। दोस्तों, वहस्की की इस उक्ति का यदि शाब्दिक अर्थ ना लिया जाए तो मेरी समझ से इसका यही अर्थ होगा कि 40 वर्ष के बाद जीवन के सहज लक्षणों का परिवर्तन सृजन का आत्मिक और मानसिक स्तरों पर ह्रास होने लगता है। पर मैं साठा तब पाठा की उक्ति वाली गंगा की कछार का निवासी हूँ। इसी से इस अवधि को 5 वर्ष और आगे बढ़ाकर देखता हूँ। यद्यपि दोस्तों, वहस्की की मूल थीसिस मुझे सही लगती है। शक्तिक्षय की प्रक्रिया 40 के बाद ही प्रारंभ हो जाती है, यद्यपि वह अस्पष्ट रहती है।
मैं इस समय 1972 ईस्वी अपना 38वां पावस झेल रहा हूँ। पूर्वा फाल्गुनी का विकासग्रस्त यौवन जल पी पी कर मैं क्षिप्त से भी आगे एक पग विक्षिप्त हो चुका हूँ और शीघ्र ही मोह मूढ़ होने वाला हूँ। भाद्र की पहली नक्षत्र है माघा। मघा में अगाध जल है। पृथ्वी की तृषा अश्लेषा और मघा के जल से ही तृप्त होती है। यदि मघा में धरती की प्यास नहीं बुझी तो उसे अगले संवत्सर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। न केवल परिणाम में बल्कि गुण में भी मघा का जल श्रेष्ठ है। मघा मेष की झड़ी झकोर का स्तवगान कवि और किसान दोनों खूब करते हैं। बरसे मघा झकोरी झकोरी मोर दुई नैन चुवे जस ओरी। मघा बरसी मानो दूध बरसा मधु बरसा। इस मघा के बाद आती है पूर्वा फाल्गुनी जो बड़ी ही रद्दी कंडम नक्षत्र है। इसका पानी फसल जायदाद के लिए हानिकारक होता तो है ही। उत्तर भारत में बाढ़ वर्षा का भय भी सर्वाधिक इसी नक्षत्र काल में रहता है। इसी से उत्तर भारतीय गंगा तीरी किसान इसे एक कीर्तिनाशा कर्मनाशा नक्षत्र मानते हैं। इसके बाद आती है उत्तरा फाल्गुनी भाद्रपद की अंतिम नक्षत्र जो समूचे पावस में मघा के बाद दूसरी उत्तम नक्षत्र है। इसका पानी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक होता है। इस 38वें पावस में अपने जीवन का पूर्वा फाल्गुनी काल भोग रहा हूँ। यद्यपि साथ ही साथ द्वार पर उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहा हूँ। 40 आने में अब कितनी देर है। अतः आज पूर्व फाल्गुनी का अंतिम पान पात्र मेरे होठों में संलग्न है। क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन है और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर है। इनको ही मैं क्रमशः विद्रोह प्रगति और नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। भले ही यह विकार जल हो, भले ही इसमें श्रेय प्रेय गति मुक्ति कुछ भी ना हो, परंतु इसमें जीर्णता और जर्जरता नहीं। यह जरा और वृद्ध तत्व का प्रतीक नहीं। पूर्व फाल्गुनी द्वारा प्रदत्त विक्षिप्तता भी यौवन का ही एक अनुभव है। मुझे लग रहा था कि मेरे भीतर कोई उपंग बजा रहा है, क्योंकि मेरे सम्मुख द्वार पर काल नट्टिन अर्थात उत्तरा फाल्गुनी त्रिभंग रूप में खड़ी है और मैं उसमें मार की 3 कन्याओं तृषा रति अरति को एक साथ देख रहा हूँ। कांचन पद्म कांति करपल्लव कुड़ित केश बिंबाधर विशाल बंकिम भ्रू दक्षिणावर्त नाभि और त्रिवली रेखा से युक्त इस भुवन मोहन रूप को मैं देख रहा हूँ और इसको आगमनी में अपने भीतर बजती उपंग को निरंतर सुन रहा हूँ। उपंग एक विचित्र बाजा है। काल पुरुषों की उंगलियां चटाक चटाक पड़ती हैं और आहत नाद का छंदोबद्ध रूप निकलता है, बीच बीच में हिचकी के साथ। यह हिचकी भी उसी काल विदूषक की भड़ैती है। यह उपंग के तालबद्ध स्वर को अधिक सजीव और मार्मिक कर देती है। मैं अपने भीतर बजते यौवन का ये उपंग संगीत सुन रहा हूँ और अपने मनोविकारों का छक कर पान कर रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं। अभी वानप्रस्थ का शरद काल आने में काफ़ी देर है। इस क्षण उसकी क्या चिंता करूं। इस क्षण तो बस मौज ही मौज है, भले ही वह कटुतिक्त मौज क्यों ना हो। काम भुजंग के डसने पर तो नीम भी मीठी लगती है। अतः ये काल नटी, यह पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी, यह नैना जोगिन कितनी भी भ्रांति माया या मृगजाल क्यों ना हो, मैं इसके रूप में आबद्ध हूँ। इसमें मुझे वही स्वाद आ रहा है जो मायापति भगवान को अपनी माया के काम मधु का स्वाद लेते समय प्राप्त होता है और जिस स्वाद को लेने के लिए वे परम पद के भास्वर सिंहासन को छोड़कर हम लोगों के बीच बार बार आते हैं। अतः इस समय मुझे कोई चिंता, कोई परवाह नहीं। परंतु एक ना एक दिन वह क्षण भी निश्चय ही उपस्थित होगा जिसकी
श्रृंगारहीन शरद यवनिका के पीछे जीर्ण हेमंत और मृत शीतल शिशिर की प्रेत छाया झलकती रहेगी। उस दिन तुम क्या करोगे? है तुम्हारे पास कोई बीज मंत्र, कोई टोटका, कोई धारणी मंत्र जिससे तुम अगले 20-22 वर्षों के लिए इस उत्तरा फाल्गुनी के पगों को स्तंभित कर दो और वह अगले 20-22 वर्ष तुम्हारे द्वारपेश और द्वार देश पर शिथिल दक्षिण चरण ईशत क्रंचित जानू के साथ आभंग मुद्रा में नतग्रीव खड़ी रहे और तुम्हारे हुक्म की प्रतीक्षा करती रहे? है कोई ऐसा जीवन दर्शन, ऐसा सिद्धाचार, ऐसी काया सिद्धि जिससे बाहर बाहर शरद शिशिर पतझार हेमंत आए और जूझते हार खाते चले जाएं? परंतु मानस की द्वार देहरी पर यह उत्तरा फाल्गुनी एक रस 60 वर्ष की आयु तक बनी रहे। है कोई ऐसा उपाय? यह प्रश्न रह रहकर मैं स्वयं अपने ही से पूछता हूँ। आज से 13 वर्ष पूर्व भी मैंने इस प्रश्न पर चिंता की थी और उक्त चिंतन से जो समाधान निकला उसे मैंने कार्य रूप में परिणत कर दिया। परंतु इन 13 वर्षों में असंख्य भाव प्रतिभाओं के मुंडपात हुए और आज मैं मूल्यों के कबंद वन में भाव प्रतिभाओं के केतु कांतार में बैठा हूँ। आज जगत वही नहीं रहा जो 13 वर्ष पूर्व था। एक ग्रीक दार्शनिक की उक्ति है कि एक नदी में हम दोबारा हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि नदी की धार क्षण प्रति क्षण और होती जा रही है। काल प्रभा भी एक नदी है, इसकी भी कोई बूंद स्थिर नहीं। अतः शताब्दी के 8वें दशक के इस प्रथम चरण में मुझे उसी प्रश्न को पुनः पुनः सोचना है। कैसे? जीर्णता या जरा को यदि संपूर्णतः जितना असंभव हो तो भी फांकी देकर यथासंभव दूरी तक वंचित रखा जाए। कैसे? अपने दैहिक यौवन को नहीं तो मानसिक यौवन को ही निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखा जाए। उस दिन तो मैंने सीधा सीधा उत्तर ढूंढ निकाला था। ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेकर, अर्थात मैं कोई नौकरी ना करके कॉलेज में अध्यापन करूं तो मुझ 55 या 60 वर्ष की आयु तक युवा शिष्याओं के मध्य वास करने का अवसर सुलभ होगा। मैं इनकी आशा आकांक्षा उत्साह साहस उद्यमता आदि से वैसे ही अनुप्राणित और आविष्ट रहूँगा जैसे चुंबकीय आकर्षण क्षेत्र में पड़कर साधारण लोहा भी चुंबक बन जाता है। परंतु विगत दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब मेरे ये बाल खिल्ले सहचरण गण छिन्नमस्ता राजनीति के रंग रूट बनने लगे, जब इन्होंने मेरे गुरुओं गांधी, विवेकानंद, विद्यासागर, सर आशुतोष की प्रतिमाओं का एवं उनके द्वारा प्रतिपादित मूल्यों का अनर्गल मुंडपात करना शुरू कर दिया, जब इनके नए दार्शनिकों ने कहना प्रारंभ किया कि अध्यापक और छात्र के बीच भी श्रेणी शत्रुओं का संबंध है, क्योंकि अध्यापक भी स्थापित व्यवस्था का एक अंग है और व्यवस्था का भंजन ही श्रेष्ठतम पुरुषार्थ है। तब देश में घटित होती हुई इन घटनाओं पर विचार करके और क्रांति तथा नई पीढ़ी के दार्शनिकों यथा हिबर्ट, मार्क्यूस, चेगवारा, ब्रैंडेड कोहन आदि की चिंतन धारा से यथासंभव अल्प स्वल्प परिचय पा करके मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैं अपने भाइयों, अपने हृदय के टुकड़ों के साथ जो आज छिन्नमस्तता राजनीति के रंगरूट हैं, कुछ ही दूर तक आधे रास्ते ही जा सकता हूँ। विविध प्रकार के नारों से आक्रांत ये नए पुरुरवा का शब्दार्थ होता है रवि। आवाज़ों या नारों से आक्रांत या पूरित पुरुष ययाति पुरानी पीढ़ी का प्रतीक है, तो पुरुरवा नई पीढ़ी का प्रतीक है। यदि मुझे यौवन उधार देंगे भी तो बदले में मुझे भी कबंध में रूपांतरित होने को कहेंगे। और मैं कैसे अपना चेहरा, अपनी आत्मसत्ता, अपना व्यक्तित्व त्याग दूं? छिन्नमस्त पुरुष बनकर यौवन लेने से क्या लाभ? बिना मस्तक के, बिना अपने निजी नयन मुख कान के इस उधार प्राप्त नवयौवन का नया अर्थ होगा। रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाऊंगा। केवल
सिंदूर वाला व्यक्ति लेकर कौन जीवन यौवन भोगना चाहेगा? कम से कम बुद्धिजीवी तो नहीं ही। आत्मार्थ पृथ्वी त्यजेत, अतः मुझे चिरयौवन को इन शिष्य पुरुरवाओं की नई पीढ़ी से दान के रूप में नहीं लेना। 13 वर्ष पहले का चिंतित समाधान आज व्यर्थ सिद्ध हो गया है। मुझे अन्यत्र चिरयौवन का अनुसंधान करना है। कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर अमृता कला की गांठ होगी, उसे ही मुझे आविष्कृत करना होगा। जो बाहर बाहर अप्राप्य है वह सब कुछ भीतर भीतर सुलभ है। मैं अपने ही हृदय समुद्र का मंथन करके प्राण और अमृत के स्रोत किसी चंद्रमा को आविष्कृत करूँगा। 13 वर्ष पुराना समाधान आज काम नहीं आ सकता। मैं मानता हूँ कि समाज और शासन में शब्दों के व्यूह के पीछे एक कपट पाला जा रहा है। मैं बालखिल्यों के क्रोध की सार्थकता को स्वीकार करता हूँ, पर साथ ही छिन्नमस्ता शैली के सस्ते रंगाद और आत्मघाती समाधान को भी मैं बेहिचक विनाशील मुरौवत के अस्वीकार करता हूँ। अपना मस्तक काटकर स्वयं उसी का रक्त पीना तंत्राचार वीराचार हो सकता है, परंतु यह ना तो क्रांति है और ना समर। पुरानी पीढ़ी का चिर यक्षत्व मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी चाहता हूँ कि वह पीढ़ी अब खिजाव आरसी का परित्याग करके संन्यास ले ले। शासन और व्यवस्था के पुतली घरों की मशीन कन्याएं उनकी बूढ़ी उंगलियों के सूत्र संचालन से ऊब गए हैं और उनकी गति में रह कर छंद पतन हो रहा है। यह बिल्कुल न्याय संगत प्रस्ताव है कि पूर्व पीढ़ी अपनी मनुस्मृति और कौपन बगल में दबाकर पुतली घर से बाहर हो जाए और नई पीढ़ी को अर्थात हमें और हमारे बालखिल्यों को अपने भविष्य के यश अपयश का पट स्वयं बुनने का अवसर दे, जिससे वे भी अपने कल्पित नख से अपने अर्जित हुनर को इस कीर्ति पट पर काढ़ने का अवसर पा सके। यह सब सही है, परंतु क्या इन सब बातों की संपूर्ण सिद्धि के लिए इस पुतली घर का ही अग्निदाह पुरानी पीढ़ी द्वारा बुने कीर्तिपट के विस्तार का दाह, उनके श्रम फल का तिरस्कार आदि आवश्यक है? क्या ऐसा सब करना एक आत्मघाती प्रक्रिया नहीं? इस स्थल पर डॉक्टर राधाकृष्णन या आचार्य विनोबा भावे की राय को उद्धृत करूं तो वे क्रांति के इन दुग्ध कुमारों के लिए कौड़ी की 3 ही होंगी। अतः मैं लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय उद्धृत कर रहा हूँ। 1922 में लेनिन ने लिखा था, उस सारी सभ्यता संस्कृति को जो पूंजीवाद निर्मित कर गया है हमें स्वीकार करना होगा और उसके द्वारा ही समाजवाद गढ़ना होगा। पूर्व पीढ़ी के सारे ज्ञान, सारे विज्ञान, सारी यांत्रिकी को स्वीकृत कर लेना होगा, उसकी सारी कला को स्वीकार कर लेना होगा। हम सर्वहारा संस्कृति के निर्माण की समस्या तब तक हल नहीं कर सकते जब तक यह बात साफ साफ ना समझ लें कि मनुष्य जाति के सारे विकास और संपूर्ण सांस्कृतिक ज्ञान को आहरण किए बिना यह संभव नहीं है और उसे समझकर सर्वहारा संस्कृति की पुनर्रचना करने में हम सफल हो सकेंगे। सर्वहारा संस्कृति अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज़ नहीं और न यह उन लोगों के द्वारा गढ़ी ही जा सकती है जो सर्वहारा संस्कृति के विशेषज्ञ विद्वान कहे जाते हैं। ये सब बातें मूर्खतापूर्ण हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। सर्वहारा संस्कृति उसी ज्ञान का स्वाभाविक सहज विकास होगी जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के जुए के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया है। ये बात स्वामी दयानंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की होती तो बड़ी आसानी से कह सकते मारो गोली, सब बुर्जुआ बकवास है। पर कहता है क्रांतिकारियों का पितामह लेनिन, जिसे एक कट्टर बंगाली मार्क्सवादी नीरेंद्रनाथ राय ने अपनी पुस्तक शेक्सपियर हिज ऑडियंस के पृष्ठ 49-50 पर उद्धृत किया है। आज प्राय लोग पुकार कर कहते हैं, देखो देखो जोखिम उठा रहा है, मूल्य भंजन कर रहा है। अरे बंधु, जोखिम उठा रहे हो या नाम कमा रहे हो?
यह तो आज अपने को प्रतिष्ठित बनाने और जागृत सिद्ध करने का सबसे सटीक तरीका, शॉर्टकट यानी तिरछा रास्ता है। जोखिम तुम नहीं उठा रहे हो, तुम तो धार के साथ बह रहे हो और यह बड़ी आसान बात है। आज जोखिम वह उठा रहा है जो नदी की वर्तमान धारा के प्रतिकूल धार के हुक्म को स्वीकारते हुए कह रहा है, मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज़ है जो तोड़ोगे? वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। मूल्य स्थिर या सनातन नहीं होता, यह भी मान लेता हूँ, परंतु एक अविच्छिन्न मूल्य प्रवाह, एक सनातन मूल्य परंपरा का अस्तित्व तो मानना ही होगा। नए बाल खिलने दार्शनिक कहेंगे ये धार के विपरीत जाना हुआ, यह तो प्रतिक्रियावाद है। ऐसी अवस्था में मेरा उन्हें उत्तर है, कभी कभी नदी की धार पथभ्रष्ट भी हो जाती है। वे सदैव प्रगति की दिशा में ही नहीं बहती, वे स्वभाव से अधोगति की ओर जाने वाली होती है। और आज तो वन्यकाल है, वन्यकाल में धार पथभ्रष्ट रहती है। वे कर्मनाशा, कीर्तिनाशा, कलामुखी बनकर हमारे गांव को रसातल में पहुंचाने आ रही है। अतः इस क्षण हमारी प्यारी नदी ही शत्रुरूपा हो गई है, और यदि गांव को बचाना है तो हम धार के प्रतिकूल समर करेंगे। यदि हम अपना घर द्वार फूंक कर तमाशा देखकर मौज लेने वाले आत्मभोगी नीरों की संतानें नहीं हैं, तो हमें इस नदी से समर करना ही होगा। यही हमारी जिजीविषा की मांग है, और इसके प्रतिकूल जो कुछ कहा जा रहा है वह नई पीढ़ी की बात हो या पुरानी की मुमुक्षा का मुक्ति भोग है। यह सब विद्रोह नहीं, बुर्जुआ डेथ विश का नया रूप है। अतः मैं धार के साथ न बहकर अकेले अकेले अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करने को कृत संकल्प हूँ। बिना रोध के, बिना तट के जो धार है वह कलामुखी वन्या है, रोधवती और तटीनी है। यह तो मैं मानता ही हूँ कि सर्जक या रचनाकार के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना ज़रूरी है। इसके बिना किसी सी शिक्षा प्राणवती नहीं हो पाती और नई लीक नहीं खोज पाती। अतः मुझे भी विद्रोही दर्शनों से अपने को किसी न किसी रूप में आजीवन संयुक्त रखना ही है। एक लेखक होने के नाते यही मेरी नियति है, और इस तथ्य को अस्वीकृत करने का अर्थ है अपनी शिक्षा की सारी संभावनाओं का अवरोध। परंतु लेखक, कवि या किसी भी साहित्येतर क्षेत्र के सर्जक या विधाता को यह बात भी गांठ में बांध लेनी चाहिए कि 100% अस्वीकार या नॉन कन्फर्मिज्म से भी रचना या सृजन असंभव हो जाता है। पुराने के अस्वीकार से ही नए का आविष्कार संभव है। ये कुछ हद तक ठीक है, परंतु नए भावों या विचारों के उद्गम के बाद उपकरण या अभिव्यक्ति के साधन का प्रश्न उठता है, और इसके लिए नॉन कन्फर्मिज्म को त्याग कर 75% पुराने उपकरणों में से ही निर्वाचित, संशोधित करके कुछ को स्वीकार कर लेना होता है। रचना की आइडिया के आविष्कार के लिए तो अवश्य विद्रोही मन चाहिए, परंतु रचना का कार्य, प्रोसेस, आइडिया के आविष्कार के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता। रचना प्रक्रिया में स्वीकारवादी मन को भी उतनी ही आवश्यकता है, अन्यथा आइडिया या ज्ञान का क्रिया में रूपांतर संभव नहीं। अतः प्रत्येक सर्जक या विधाता जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है। 100% अस्वीकार के फैशनेबल दर्शन के प्रति मेरा आक्षेप यह भी है कि यह एक स्वयं आरोपित नो एग्जिट द्वार या वातायन रहित अवरुद्ध कक्ष है। इसको लेकर बहुत आगे तक नहीं जाया जा सकता है। ये दर्शन विषय और विधा दोनों की नकारात्मक सीमाएं बांध कर बैठा है, और इसके द्वारा अपने स्वयं को भी पूरा नहीं पहचाना जा सकता है। तो स्वयं से बाहर इतिहास और समाज को समझने की तो बात ही नहीं उठती। ये 100% अस्वीकार का दर्शन कभी अस्तित्ववाद का चेहरा लेकर आता है, तो कभी नव्य मार्क्सवाद का, क्लासिकल मार्क्सवाद से भिन्न, और ये दोनों मानसिक बौद्धिक स्तर पर मौसेरे भाई हैं। ये एक ही हसोन्मुखी संस्कृति की संतानें हैं। योग शास्त्र में मन की 5 अवस्थाएं कही गई हैं: क्षिप्त, विक्षिप्त, विमूढ़, निरुद्ध और आरूढ़। ये दोनों दर्शन विमूढ़ स्थिति के 2 भिन्न संस्करण हैं, अतः दोनों त्याज्य हैं। ये बाणक वन्या का काल है,
नदी अपनी दिशा भूलकर कुछ छोड़कर उन्मुक्त हो गई। अतः बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम अपेक्षित है। घबराकर वन्या की पथभ्रष्ट धार के प्रति आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा जल के उत्तरण वन्या के उतार की प्रतीक्षा करना अधिक उचित है। पानी हटने पर नदी फिर कूलों के बीच लौट जाएगी। नदी अपनी शैया यदि बदल भी दे तो भी नई शैया के साथ कोई कूल, कोई अवरोध तो उसे स्वीकार करना ही होगा। यह नया कूल भी उसी पुराने कूल के ही समानांतर होगा। नदी तब भी समुद्रमुखी ही रहेगी, उलटकर हिमाचल मुखी कभी नहीं हो सकती। अतः इस वन्या नाट्य के विशंकभक के बीच का समय मैं ना तो बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और ना बहुत चिंताजनक। मैं बिल्कुल अविचलित हूँ। मेरा विश्वास है कि कल नहीं तो परसों हम अर्थात पुरानी पीढ़ी का युवा और मेरे बाल खिल्ले छात्र छात्राएं अर्थात नई युवा पीढ़ी दोनों मिलकर इस शासन एवं व्यवस्था के पुतली घर की नृत्य कन्याओं के कथक नृत्य को साथ साथ संचालित करेंगे। यह पुतली घर ऐसा है कि इसमें अनुशासित संयमित तालबद्ध कथक ही चल सकता है, अन्यथा जरा भी छंद पतन होने पर कोई ना कोई भयावह पुतली एक ही झटके में हड्डी आंत तक का भक्षण कर डालेगी, क्योंकि इन पुतलियों में से कोई विषकन्याएं भी हैं। अतः मैं चेष्टा करूंगा कि अपने अंदर की अमृता कला का आविष्कार करके इस उत्तरा फाल्गुनी काल को 20-22 वर्ष के लिए अपने अंतर में स्थिर अचल कर दूं। बाहर चाहे शरद बहे या निदाद हू करे, तब मैं अपने बाल खिले सहचरों के साथ व्यवस्था की इन पुतलियों का छंदोबद्ध नृत्य भोग सकूंगा। और एक दिन वह भी आएगा जब कोई चिल्लाकर मेरे कानों में कहेगा 5 o'clock 5 बज गए। कोई मेरे शीश पर घंटा बजा जाएगा, कोई मेरे हृदय में बोल जाएगा बहुत हुआ, बहुत भोगा, अब नहीं, अब अहम अमृतम इच्छामि, अहम वानप्रस्थ चरिष्यामि। और तब मैं व्यवस्था के पुतली घर की इन यंत्र कन्याओं से माफ़ी मांगकर उत्तर पुरुष की जय जयकार बोलते हुए मंच से बाहर आ जाऊंगा और अपने को विसर्जित कर दूंगा। लोकारण्य में खो जाऊंगा, अपरिचित वृक्षोपम अवसर प्राप्त कर रिटायर्ड स्थाणुओं के महाकांतर में। पर अभी नहीं, अभी तो मैं विश्वेश्वर के सांड की तरह जवान हूँ। और इसी के साथ यह निबंध यहाँ पर समाप्त होता है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।